हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हिंदी और हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों हमने अब तक वर्ण विचार पर एक वीडियो बना दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से ये वाला वीडियो समझ में आए। आज हम टॉपिक में कराने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन को मैं उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो इसी आप जो है सभी एक बार तेज़ी से जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में जुड़ जाएं। तो आइए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने में आप देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा जैसे व्यंजन। तो व्यंजन पे हम बात करेंगे। तो व्यंजन किसे कहा जाता है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो कुल व्यंजनों की अगर आपसे बात की जाए तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं, सॉरी कितने? 41 होते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं तो आप बताएंगे इसमें कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। कुल व्यंजन पूछे तो 41 और मूल व्यंजन पूछे तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। कुल वर्ण पूछेगा तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 52 हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें जोड़ लेंगे कितने? 11, तो ये हो जाएंगे आपके 52 वर्ण यहाँ पर कुल हो जाएंगे। यदि आपसे पूछे कुल वर्णों मूल वर्णों की संख्या तो कितने हो जाएंगे? 44। अगर आपसे कुल मूल वर्णों की बात कर रहा है तो मूल वर्णों की बात कितनी होगी? 44। और कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ठीक है, और कुल व्यंजन की बात कर रहा तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ से? 41। और मूल व्यंजन की बात कर रहा तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और आगे इसको समझते हैं। देखो व्यंजनों को उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से इसको अलग अलग बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी, तो ये अलग अलग प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले मिलता है स्पर्श व्यंजन। क्या मिलता है? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, और दूसरा हमें मिलता है ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। क्या मिलता है? अंत्यस्थ व्यंजन मिल जाता है। और तीसरे की बात करें तो हमें मिलता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आगे मिलता है आघात व्यंजन। कौन सा? आघात व्यंजन मिलता है। और यदि आगे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ मिलता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन मिल जाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से संयुक्त व्यंजन की, या बात कर लेते हैं आघात व्यंजन की, तो आप यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हमें समझना स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन के अगर हम बारे में बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है कि जब मुख से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख के भाग, किसी न किसी भाग से वर्णों का क्या होता है? स्पर्श होता है, या छूके निकलते हैं बाहर, प्राणवायु के निकलती है, स्पर्श करके निकलती है, तो क्या कहा जाता है? उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मुख के किसी भी भाग से यदि वर्ण स्पर्श होकर निकलते हैं तो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल में आप देखेंगे कितनी है? 25 है। इसको कह सकते हैं कै वर्ग से और पै वर्ग तक। कै वर्ग से पै वर्ग तक ये कितने आते हैं? 25 आते हैं। इनकी संख्या कितनी आती है? 25। तो अगर आपसे मूल स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और इसी में स्पर्श व्यंजन में 2 और आ जाते हैं आपके, अढ़े और अढ़े। ये 2 और आ जाते हैं, अढ़े और अढ़े आ जाते हैं, ये भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो इन दोनों को अगर लगाएंगे तो 27 हो जाएंगे। और हम बात कर लेते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? अंत्यस्थ व्यंजनों की 4 होती है। इसमें आते हैं य, रे, ले और बे। तो ये 4 आपके यहाँ से आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तीनों आपके से आ जाते हैं इसमें, तीनों से, और एक आपका है आ जाता है। तो ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है। आघात व्यंजन की हम बात करते हैं तो आघात व्यंजन में आपको मिल जाएगा, जैसे हम बात करते हैं कि जय, और इसमें एक मिल जाता फे, जय और क्या मिल जाता है? एक फे मिल जाता है। तो यही आपके क्या हो जाते हैं? आपके आघात व्यंजन। 2 यहाँ से दिख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त में मिल जाएंगे जैसे छः, त्रय, ये जैसे आप लिख सकते हैं जय, और जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर श्रेय। ये जो आपके वर्ण है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? संयुक्त व्यंजन का मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि दो भिन्न प्रकार के व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब इसके अंदर 2 भिन्न प्रकार के व्यंजनों को जब जोड़ा जाएगा तो क्या बनेंगे? संयुक्त व्यंजन बनेंगे। तो यदि हम 6 की बात करते हैं तो ये बन जाएगा के हलंत और प्लस क्या होता है? ये स हो जाता है। अगर हम आप देखेंगे यहाँ पर तो 6 किससे बना है?
कै हलंत और से बना है, किससे, से। और यदि हम इस तरह की बात करते हैं तो ये किससे बना है, तय हलंत और प्लस किससे बना है, रे से बना है, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करते हैं जय की, तो जय की अगर बात करते हैं तो ये जय हलंत और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका या हो जाएगा, जय हलंत और क्या हो जाएगा, या से बना है। यदि हम बात करते हैं श्रेय की, तो ये श्रेय बना है ये से हलंत और प्लस किससे बना है, रे से मिलकर बना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो भिन्न प्रकार के क्या है, व्यंजन है, यहाँ भी दो भिन्न प्रकार के। तो इनमें दो भिन्न प्रकार के व्यंजनों को जब जोड़ा जाता है या मेल कराया जाता है तो क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो अब ये देखते हैं कि हमसे मूल व्यंजन कैसे बने। तो मूल की बात करते हैं 25 आपके यहाँ पर हो जाएंगे, 25 और प्लस बात करते हैं यहाँ से 4 और प्लस 4 ये वाले हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। और ये कितने बन जाते हैं आपके, 33 बन जाते हैं। कितने, 33 बन जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि ये 41 कैसे बनते हैं, तो 41 में देखेंगे 25 और प्लस 4 प्लस 4। भाई देखो 25 तो ये वाले हो गए, 4 ये वाले हो गए, 4 ये वाले हो गए, ठीक है। और यहाँ से कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो कितने हो गए, ये 4, इनकी संख्या कितनी है, 4, तो 4 ये हो गए। और 2 आपके यहाँ से क्या मिल जाते हैं, ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 आपके यहाँ से मिल जाएंगे। यदि हम इनको टोटल करेंगे तो देखो 25 4 यहाँ पर से देखेंगे तो 29 33 और 2 35 और 4 कितने हो जाएंगे, और 39 और 2 कितने हो जाएंगे, 41। तो मतलब 41 आपके जो बन जाते हैं वो इस तरह से 41 बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन को इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। एक हम बात करते हैं और दूसरा हम बात देखेंगे। पहले की बात करते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इसको बांटा गया है। और दूसरा हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है आपको प्रयत्न के आधार पर। किसके, प्रयत्न के आधार पर। 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। तो जैसे ही हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो इसमें आपको जैसे मिलेगा, तो इसकी बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से है, ये हम इसमें समझेंगे। तो उच्चारण स्थान की बात ऐसे हो गई इसमें। तो उच्चारण स्थान पे जैसे इसको वर्ग बांटा गया है, हम बात करते हैं कै, तो कै वर्ग जो आपका यहाँ से दे रखा है वो कै वर्ग आपका यहाँ से बन जाएगा कै, खे, गे, घे और अंगा की बात कर लेते हैं। जैसे हमें मिल जाता है चै वर्ग, तो चै वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो चै वर्ग में मिल जाएगा चै, छे, जय और झे। और यहाँ से मिल जाएगा आपका यह एक मिल जाएगा आपका टे, टे वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो टे वर्ग मिल जाएगा टे, ठे, ड़े, ढे और यहाँ से मिल जाएगा अणे। टे वर्ग की बात करते हैं तो ते वर्ग में मिलेगा आपका ते, थे, दे, धे, धे और ने। पे वर्ग की बात करें तो पे वर्ग में आपको मिलेगा पे वर्ग, पे, फे, बे, भे और मैं मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है सारे के सारे। और इसी में आपका क्या आ जाते हैं, ये 2 व्यंजन आपके यहाँ पर और मिल जाते हैं ये। तो इन दोनों की बात भी अभी करेंगे। इनको क्या कहा जाता है, इनको वास्तव में कहा जाता है उत्क्षिपित व्यंजन। क्या कहा जाता है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त का मतलब हुआ, इनको हम कह सकते हैं फेंका हुआ व्यंजन भी, फेंका हुआ व्यंजन भी। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख से ऐसा लगता है कि इनको एक तरीके से फेंका जा रहा है, इसलिए इनको उत्क्षिपित व्यंजन कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा क्या करती है, एक तरीके से बहुत झटके लेती है। तो उत्क्षिपित व्यंजन इसको इसलिए कहा जाता है। जैसे अंगा और इसको बोलते हैं अंडे, अंगा अड़े और अड़े, ठीक है। ये दोनों आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमने उच्चारण स्थान की बात करी, तो जो इसमें देखते हैं कै वर्ग है, तो कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है इसका क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंठ जो है कहाँ पर होता है। और जैसे हम बात करते हैं कि कंठ का स्थान कहाँ पर कैसे होगा, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कंठ की अगर हम बात करते हैं, देखो कंठ, तो कंठ मतलब ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से यदि ध्वनि निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं कि मुख के ऊपरी हिस्से के पिछले भाग से, मुख के ऊपरी हिस्से के पिछले भाग से भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तालु कहा जाता है।
और मुख के ऊपरी हिस्से के अगले भाग को क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मूर्धा कहा जाता है। और जो दांत वाला अगला हिस्सा होता है, जो कठोर हिस्सा, उसको बोल देते हैं दंत। क्या बोल देते हैं इसको? दंते कहा जाता है। और सबसे अगला हिस्सा क्या कहा जाता है? इसको ओष्ठ कहा जाता है। मतलब ओष्ठ मतलब होठ की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ओष्ठ की। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर, तो कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठे ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो कंठे ध्वनि हो जाएंगी आपकी जो कै, ख, ग, घ और अंगा है। और यदि हम बात करते हैं कि इसमें तालु ध्वनि, तालव्य ध्वनि बोलते हैं इसको, क्योंकि तालु का मतलब है कि तालु मैं बता चुका हूं कि मुख के ऊपरी हिस्से का पिछला भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। तो यदि वहां से कोई ध्वनि उच्चारित होती है तो उस ध्वनि को कहा जाता है तालव्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे आपका च, छ, ज, झ, य, मतलब जीभ जो है मुख के पिछली ऊपरी हिस्से के पिछले भाग पर जाके क्या होती है? टच होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तालव्य व्यंजन कहा जाता है। या जैसे हम इसमें आगे देख सकते हैं कि इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका ओष्ठ ध्वनि। क्या कहा जाता है इसको? नहीं, इसका अगर हम बात करते हैं तो मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। और यदि इसकी हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है दंत्य ध्वनि। कैसी? दंत्य। और इसकी बात करें तो ये कैसी कहा जाता है? इसको ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। ओष्ठ मतलब होठों की सहायता से इनको बोला जाता है, इसलिए इसको ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। आगे अगर हम चलें तो आगे देखते हैं यहाँ पर कि प्रयत्न के आधार पर, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है कि इनको कहा जाता है नासिक्य व्यंजन। क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है, नासिक्य व्यंजन। अब नासिक्य व्यंजन कितने हैं? तो ये 5 आपको मिल जाएंगे यहाँ से नासिक्य व्यंजन में। और आप यहाँ से भी देख लेंगे इस च वर्ग जो दे रखा है, च, छ, ज और झ, इसको क्या कहा जाता है? तो इसकी मैं बात लिख देता हूँ यहाँ पर। ये इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप स्पर्श संघर्षी पूछा जाए कितने वर्ण हैं? तो 4, च, छ, ज और झ हैं। यदि आपसे पूछा जाए नासिक्य व्यंजन तो नासिक्य व्यंजन ये हो जाएंगे। बाकी सारे व्यंजन में से स्पर्श व्यंजन है ये, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में हम आपको बता चुके हैं। तो स्पर्श व्यंजन में और कैबर कैसा होता है? कंठे ध्वनि, चैबर कैसा होता है? तालव्य ध्वनि, और आपका टैबर कैसा होता है? मूर्धन्य ध्वनि, और टैबर कैसा होता है आपका? दंत्य ध्वनि, पैबर कैसा होता है आपका? ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन यदि अभी इसके आगे बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर, लेकिन प्रयत्न के आधार से पहले हमें क्या समझना होगा? यहाँ पर हमें समझना होगा, क्योंकि यदि इसके बाद हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन, किसके बारे में? अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से? जैसे य, ब, र और ल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस य को, और यदि हम बात करते हैं किसकी? व की, इनकी अगर हम बात करें, इन दोनों को कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है? इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो अर्धस्वर कितने हैं? 2 हैं। य और ब को अर्धस्वर कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं कि ब की, तो ब कैसी ध्वनि है? इसको कहा जाता है दंतोष्ठ ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि। तो दंतोष्ठ ध्वनि, ये दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है आपका? व होता है। और यदि हम य की बात करते हैं तो य को कहा जाता है, ये ध्वनि कैसी है आपकी? इसमें पूछ लिया जाए तो यह आपकी तालव्य ध्वनि। कैसी है? तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि। ठीक है, यह तालव्य है। ब की बात करें दंतोष्ठ ध्वनि है। और र की अगर हम बात करते हैं तो र को कैसे कहा जाता है? मूर्ध ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि भी कह सकते हैं इसको। और एक नाम उसका और दे सकते हैं, इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? लुंठित। लुंठित क्यों कहा जाता है? जब र को उच्चारित किया जाता है तो जीवा क्या होती है? एक तरीके से बेलन के आकार में लुढ़कती चली जाती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं कि ल की, तो ल जो होता है आपका, यहाँ पर व्यंजन इसकी बात करते हैं तो ये दंत्य व्यंजन है। और यदि हम बात करते हैं तो इसके एक नाम से और जानते हैं, पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है इसको ये समझ लेते हैं। जब जीवा तालू पर जाकर टकराती है तो वहां से क्या होता है कि जो जीभ के साइड मतलब किनारे होते हैं, उस किनारे से वायु क्या होती है? प्राणवायु बाहर निकल जाती है। तो किनारों से प्राणवायु को बाहर निकलने को कहा जाता है पार्श्विक। क्या कहा जाता है? पार्श्विक। तो इसीलिए ल जो है आपका पार्श्विक व्यंजन है, और ये कहाँ से? दंत्य से निकलता है। और र की बात करें मूर्धन्य ध्वनि है, और र कैसा है? लुंठित व्यंजन है। व की बात करें तो ये दंतोष्ठ है। और यदि य की बात करें तो तालव्य ध्वनि है। और दोनों की बात करते हैं तो ये कैसे हैं? अर्धस्वर हैं। कैसे हैं? अर्धस्वर हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आगे होगी। यदि हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, किसमें? ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो है आपके
ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये 4 हैं, हम पहले ही बता चुके हैं इनकी संख्या कितनी है, 4। और इसमें भी आप जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे तीनों सह की हम बात कर लेते हैं, तो तीनों सह जो आपके आते हैं वो तीनों से ही कहा जाता है उनको ऊष्म व्यंजन। जो पहला वाला सह है, इस सह को कहा जाता है तालव्य। क्या कहा जाता है इसको? तालव्य ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि तालु से इसका उच्चारित स्थान है, इसलिए तालव्य ध्वनि कहते हैं। और इस वाले सह की बात करें तो ये कैसी है? मूर्धन्य ध्वनि। कैसी? मूर्धन्य ध्वनि, क्योंकि ये मूर्धा से अर्थात मूर्धा से उच्चारित होता है, इसलिए मूर्धन्य सकार सह बोला जाता है। और यदि इस सह की हम बात करते हैं तो ये जो सह है आपका दंत्य सकार सह कहा जाता है इसको, दंत्य सकार, क्योंकि ये दंत्य से क्या होता है? उच्चारित होता है, इसलिए इसको दंत्य ध्वनि कहा जाता है। और है की अगर हम बात करें तो है को बोलते हैं काकल्य ध्वनि। क्या कहा जाता है इसको? काकल्य ध्वनि कह सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं स्वर तंत्रीय ध्वनि। स्वर तंत्रीय ध्वनि। तो स्वर तंत्रीय ध्वनि का मतलब यहाँ पर अभी समझाते हैं आपको। स्वर तंत्रीय ध्वनि या इसको काकल्य ध्वनि क्यों कहा जाता है कि मतलब गले के मतलब बीच स्थान से, गले के बीच से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, इसलिए मार्ग में आने वाली ध्वनि भी कह सकते हैं। गले के मार्ग से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, इसलिए काकल्य व्यंजन, ये काकल्य ध्वनि भी कहते हैं इसको, या इसको स्वर तंत्रीय ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वर तंत्रीय ध्वनि भी इसको कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं? कंठ ध्वनि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कंठ ध्वनि भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि गले से उच्चारित हो रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि है जो है कंठ भी है, स्वतंत्रीय भी है, काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। से आपका कैसा? दंत्य है, और ये से कैसा? मूर्धन्य, और ये से कैसा आपका? तालव्य है। और इन चारों के चारों वर्णों को क्या कहा जाता है? इन चारों वर्णों को जो कहते हैं इसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो संघर्षी व्यंजन कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से? तीनों सह होते हैं और एक है होता है, ये संघर्ष व्यंजन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो संघर्ष व्यंजन आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि संघर्ष या संघर्ष ऊष्म व्यंजन बात करेंगे तो वो आपके चारों में यही आ जाएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आइए आगे समझते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसको अलग अलग बांटा गया है। जैसे प्रयत्न के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय की अगर बात कर लेते हैं कि स्वर तंत्र के आधार पर या स्वर तंत्रीय ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसको भी अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने में? 2 भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है, एक तो बात करते हैं अघोष और दूसरे हम बात करते हैं तो क्या मिलता है? सहघोष, सहघोष। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ये कह सकते हैं स्वर तंत्रीय या स्वर कंपन ध्वनि के आधार पर, ठीक है, कंपन के आधार पर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको कहा जाता है, ए का मतलब होता है नहीं, और यदि हम घोष का मतलब करें तो ये होगा कंपन। क्या हो जाएगा? कंपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कंपन नहीं, मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो कंपन नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे अघोष। और जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सह का मतलब सहित हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका कंपन हो जाएगा। तो कंपन सहित अगर हम बात करते हैं तो कंपन सहित किसी का उच्चारण किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? सहघोष हो जाएगा। और इसमें याद करने का तरीका आपको 1 और 2 याद रख लेना है। और 1 2 का मतलब क्या है इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो 1 और 2 का मतलब, 1 2 का मतलब ये है, जैसे आप जानते हैं कि कै वर्ग का, जैसे आप देखेंगे के चे टे ते पे, तो के चे टे ते पे जो आ रहा है आपका, ये आपका क्या होगा? पहला वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला और फिर उसके बाद आएगा दूसरा। तो दूसरा वाला भी जो आपका होगा उसी में क्या कहा जाएगा? जैसे आपको खे देखते हैं तो खे, छे, ठे, थे, और ये कौन सा जाएगा आपका? थे। तो ये जो होगा आपका, ये कौन सा वर्ग हो जाएगा आपका? दूसरा। तो कहने का मतलब है अघोष में पहला और दूसरे की बात कर रहे हैं। और यदि हम सहघोष की बात करते हैं तो 3 4 और 5 आप रख सकते हैं इसको याद, कि 345 और ये 12 के स्थान पर आप याद रख सकते हैं। तो अघोष में आपके 10 तो व्यंजन यहाँ पर हो गए। और बाकी कौन से व्यंजन हैं तो इसके यहाँ ध्यान रखेंगे, तीनों सह जो आते हैं वो भी किसी के अंतर्गत आते हैं, वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत। तो ये कुल कितने हो जाएंगे? तो 13 हो जाएंगे। कितने? 13। इनकी संख्या कितनी है? 13। आपसे पूछा जाए अघोष व्यंजन कितने, तो 13 व्यंजन है, ठीक है। अब बात करते हैं सहघोष की। तो सहघोष में 3 मतलब 15 तो यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक में कितने होते हैं? 5। तो 1 2 3, तो 3 पंजे कितने? 15। तो 15 बन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और आपके यहाँ पर जो व्यंजन है, जो आपके
अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ में कौन सा आते हैं आपके ये, रे, ले और बै, ये 4 और एक इसके साथ आता है आपका है। तो ये, रे, ले, बै है और ये भी आपके कैसा सहघोष के अंतर्गत आएगा। और बाकी जो है आपके सभी क्या आएंगे, स्वर आ जाएंगे, सभी क्या होंगे, स्वर हो जाएंगे। तो स्वर कितने हैं, 11 हैं, तो 11 स्वर हो जाएंगे और आपके 15 ये हो गए और 5 ये हो गए, कितने हो गए टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 31 हो जाएगी। कितनी, 31। तो 31 आपके क्या है, सहघोष व्यंजन है। और यदि आपसे पूछा अघोष व्यंजन कितने, तो 13 की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 संख्या हो जाएगी। तो मैं समझूंगा कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट का आधार पर एक पॉइंट हमारा और है जिसको बोलते हैं श्वास, या हम बोल सकते हैं इसको प्राण। क्या बोल सकते हैं इसको, प्राण कह सकते हैं। श्वास या प्राण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसको पहले तो हमारा मिला कौन सा, स्वर तंत्रीय स्वर कंपनी के आधार पर अगर हम बात करें, और दूसरा हमारा होगा श्वास या प्राण के आधार पर बात करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार मिलते हैं, एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा हमारा हो जाता है अल्प प्राण, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा यहाँ से महाप्राण। इसका मतलब क्या होगा, मतलब प्राण वायु जिनको बोलने में ज्यादा खर्च हो और जिनको प्राण वायु बोलने में क्या हो, कम खर्च हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, कम खर्च होने पर अल्पप्राण वायु अल्पप्राण कहा जाएगा, और ज्यादा खर्च हो रही है तो क्या कहा जाएगा, महाप्राण कहा जाएगा। जैसे अल्पप्राण की अगर हम बात करते हैं तो अल्पप्राण में कौन कौन से आ जाते हैं, अल्पप्राण में आता है एक तो आपका 1, 3 और आपका 5 और 5, तो 1, 3, 5 आ जाएगा। और यदि हम बात करते हैं इसमें तो कौन सा बचा, 2 और 4 बच जाता है। ठीक है, वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग यहाँ पर 1, 3, 5 और यहाँ पर 2, 4 आ जाएगा। तो यदि आप देखेंगे अल्पप्राण में, तो अल्पप्राण में 11 आपके 1, 3, 5 तो ये हो गए, और अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और बै, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। और 11 क्या आ जाते हैं आपके, स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्वर। तो देखो 11 स्वर हो गए, और ये प्रत्येक में 5, 3 पंजे 15, 15 यहाँ से हो गए, और यहाँ से 4, 19, 19 और 11 कितने हो जाएंगे आपके, 19 और 11 कितने हो जाएंगे, 30। तो 30 क्या है आपके, अल्प प्राण है। 30 क्या है, अल्प प्राण आ जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं महाप्राण में, तो महाप्राण में आपके यहाँ से एक तो जैसे आपका यहाँ से देखते हैं कि महाप्राण में एक तो मिल जाएगा से और ये वाला से, और इसके साथ ही क्या मिलता है, मिल जाता है। तो देखेंगे 2, मतलब यहाँ से देखेंगे तो 10 तो यहाँ से हो गए और 4 यहाँ से, तो कितना होगा टोटल, ये हो गया आपके 14। कितने, 14। आपसे पूछा जाए कि महाप्राण में कुल कितने व्यंजन, तो 14 हो जाएंगे। अल्पप्राण में कितने हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 30 वर्ण हो जाएंगे। कितने, 30 वर्ण हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान सभी का एक साथ लिख देते हैं, उच्चारण स्थान हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्ण, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं ध्वनि। तो हम सारा एक बार चार्ट लिख देते हैं सभी का, कि उच्चारण स्थान कहाँ से, वर्ण कौन सा और ध्वनि कौन सी आ जाती है, इसके बारे में लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ण हम ले लेते हैं यहाँ पर कै वर्ग, कौन सा, कै वर्ग, और इसी के साथ हम ले लेते हैं ए और आ, और इसी के साथ हम देखें तो क्या मिल जाएगा, विसर्ग, और इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, है। तो ये सभी जो है कै वर्ग में आप जानते हैं कि कै वर्ग में कै, खे, गे, घे और अंगा आता है, और ये आपके हो जाएंगे। तो ये सभी क्या आते हैं वर्ण, तो ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, तो ये होते हैं कंठ से। कहाँ से, कंठ से होते हैं। और ध्वनि कौन सी हो जाती है, कंठ ध्वनि हो जाती है। कौन सी ध्वनि हो जाती है, कंठ ध्वनि हो जाती है। ठीक है, उच्चारण स्थान देखते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो इसमें मिलता है तालु। तो तालु की अगर हम बात करते हैं तो तालु में कौन कौन सा आता है, जैसे च वर्ग, और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा ये आ जाएगा, या जैसे हम बात करते हैं इससे आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पर आपका ई हो जाएगा और ई हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्वनि जो कहला जाएंगी, ये कहला जाएंगी आपकी तालव्य। क्या कहा जाएगा इनको, तालव्य ध्वनि कहा जाएगा। और यदि हम बात करते हैं मूर्धन्य की या मूर्धा की, तो मूर्धा देखेंगे, मूर्धा स्थान कहाँ से उच्चारण इसका, मूर्धा से। और यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा होगा, ट वर्ग, कौन सा वर्ग होगा, ट वर्ग होगा। और इसमें कौन कौन से आएंगे वर्ण, इस वर्ण को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मूर्धा में दे रखे हैं, तो मूर्धा में आपका आ जाएगा रे आ जाएगा, और जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि स हो जाएगा आपका, या जैसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर री हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इसकी ध्वनि को कहा जाता है, मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि कौन सी होगी, मूर्धन्य।
दंते की बात कर लेते हैं कि दंते में, तो दंते में आपका मिल जाएगा यहाँ से तय वर्ग। कौन सा वर्ग होगा? तय वर्ग होगा। इसी में आपका क्या आ जाएगा? ले आ जाएगा। और इसी में आपका क्या आ जाएगा? से आ जाएगा। कौन सा? से आ जाएगा। ठीक है, ये ध्वनि कौन सी होती है? दंते ध्वनि होती है। यदि हम बात करते हैं ओष्ठ की, तो ओष्ठ में अगर हम देखें यहाँ से, तो ओष्ठ में मिल जाएगा आपका ओष्ठ ध्वनि में पै वर्ग, पै वर्ग में आपका पै हो जाएगा। और यहाँ से आपका मिल जाएगा उ और उ हो जाएगा, उ और उ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसमें ध्वनि आ जाएंगी और इस ध्वनि को कहा जाता है ओष्ठीय ध्वनि। क्या कहा जाता है इसको? ओष्ठीय ध्वनि कहा जाता है। कुछ अलग विशेष मिल जाती हैं, जैसे हम बात करते हैं इसमें कि कंठ और प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, तो इसमें आपकी आती हैं ए और अय। इस ध्वनि को कहा जाता है कंठ ओष्ठीय ध्वनि। क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य ध्वनि, कंठ तालव्य ध्वनि। और यदि हम बात करते हैं इसमें कंठ और प्लस ओष्ठ की बात करते हैं, तो ये कौन से होते हैं? इसमें ओ और एक आ जाता है आपका औ। और इस ध्वनि को कहा जाता है कंठ ओष्ठीय ध्वनि, कंठ ओष्ठीय ध्वनि कहा जाता है। आप इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। अनुस्वार, पंचमाक्षर, उत्क्षेपित व्यंजन, नुक्ता। देखो, इसको कहा जाता है किसी शब्द के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई होती है तो इसको बिंदु लगा होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। यदि किसी के आगे लगा हो इधर तो इसको कहा जाता है पंचमाक्षर, और नीचे लगा हो तो इसको उत्क्षेपित कहा जाता है, और इधर होता है तो क्या कहते हैं? इसको नुक्ता कहते हैं। तो ये क्या है आपका? यहाँ से अनुस्वार है, अनुस्वार। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है? पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर होता है। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है? मतलब यहाँ से आपका उत्क्षेपित होता है, उत्क्षेपित। उत्क्षेपित का मतलब इसको कह सकते हैं फेंका हुआ, फेंका हुआ। फेंका हुआ का मतलब यहाँ से होता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे, मतलब जिन वर्णों के नीचे ये बिंदु लगा हुआ होगा उनको जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या मिलेगा? एक तरीके से हम बात करते हैं कि जीभ ऐसे झटके लेगी बहुत तेजी से, एक तरीके से जैसे उनको फेंका जा रहा हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है उत्क्षेपित व्यंजन, या हम फेंका हुआ व्यंजन कह सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसको कहा जाता है नुक्ता। क्या कहते हैं इसको? नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं, अगर जब वर्ण होते हैं, कितने होते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 5 में कौन कौन से होते हैं? देखो, कै के साथ लगा होगा, या ख की बात कर लेंगे तो ख के साथ यहाँ लगा होगा। यदि आप करेंगे गै, तो गै में देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ होगा गै में। और जैसे आपका जय होगा और जैसे आपका होगा फै, तो ये क्या होते हैं? नुक्ता वाले व्यंजन या वर्ण कहते हैं इनको। कै, ख, गै, जय और फै, ये 5 ऐसे हैं जिनके साथ क्या लगता है? ये नुक्ता लगाया जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि एक मिलता है आपको द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब है जब कभी भी समान व्यंजन 2 बार लिखे हुए होते हैं तो वहां पर क्या होता है? द्वित्व व्यंजन हो जाते हैं। मतलब समान 2 व्यंजन के आने पर द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर समान 2 व्यंजन आते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्वित्व। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे लिखा हमने दिल्ली, क्या लिखा? दिल्ली। या जैसे हम क्या लिख सकते हैं? बिल्ली, बिल्ली। या जैसे हम क्या लिख सकते हैं? सज्जन, क्या लिख सकते हैं? सज्जन। तो ये सभी में क्या लगा हुआ है? मतलब इनमें लय जो है 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर लय 2 बार है, यहाँ पर जय 2 बार आया हुआ है। तो इसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। मतलब जब 2 समान व्यंजन किसी भी शब्द में आ जाएं तो क्या कहलाएंगे? उनका द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि ये वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।